हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अंग का आकार जे आकार जैसा है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमाशय। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारा जो आमाशय होता है, यानी कि जो स्टोमक होता है, उसका आकार कुछ जे आकार का जैसा होता है, इसलिए इसे जे आकार का अंग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अंग में भोजन का पाचन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है वो 4 फरवरी को नहीं मनाया जाता, बल्कि 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी WHO या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IUCN। दोस्तों, याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि IUCN का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1948 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि WWF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो विटामिन बी है और जो विटामिन सी है, ये दोनों विटामिन पानी में यानी कि जल में घुलनशील है। बाकी जितने विटामिन हैं वो सारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन, किसके उत्पादन के लिए भूमि आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने जेट्रोफा, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया या फिर ऑप्शन डी बीटी कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशरूम। दोस्तों, याद रखिएगा कि मशरूम एक प्रकार का कवक होता है, यानी कि फंजाई होता है, और इसके उत्पादन के लिए भूमि यानी कि मिट्टी का होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को अर्ध गंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि अर्ध गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क,
ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है और ये विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा कि राजस्थान में स्थित जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की शक्ति किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन आपके सामने हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी पेनेट्रोमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी पोटोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेनिट्रोमीटर। तो याद रखिएगा कि मिट्टी की शक्ति को पेनिट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, GAP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा अफेक्टेड प्लान, ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी गंगा एक्शन प्री डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान। तो याद रखिएगा कि GAP का फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान और याद रखिएगा कि इसको 1985 में प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि यमुना एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा 1993 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 128 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 256 लीटर या फिर ऑप्शन डी 100 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 159 लीटर। तो याद रखिएगा कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। आपने कोटे में जो तेल लिया होगा उसमें देखते होंगे कि उसमें बड़े बड़े ड्रम होते होंगे, रियल में वो एक बैरल होता है और उसमें टोटल 159 लीटर तेल आता है। अगला क्वेश्चन, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ओसिन प्रोटीन, ऑप्शन बी कीरेटिन प्रोटीन, ऑप्शन सी मायोसिन प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीरेटिन प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि बालों में और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 7.4, ऑप्शन बी 2.8, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 6.4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.4। तो याद रखिएगा कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है, यानी कि दूध की प्रकृति जो होती है वो हल्का अम्लीय होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मूली जड़ है, ऑप्शन बी हल्दी तना है, ऑप्शन सी प्याज तना है या फिर ऑप्शन डी मूंगफली जड़ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली जड़। दोस्तों याद रखिए कि मूली जो है उसको जड़ के अंतर्गत रखा जाता है, बिल्कुल सही है। हल्दी को तना के अंतर्गत रखा जाता है, बिल्कुल सही है। प्याज को तने के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिए कि मूंगफली को जड़ के अंतर्गत नहीं रखा जाता, बल्कि इसको फल के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4 के तहत लिखते हैं, इसी को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसी को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने है जोसेफ फॉरमैन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स या फिर ऑप्शन डी A.G. टॉन्सले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ फॉरमैन। तो याद रखिएगा कि ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील या फिर ऑप्शन डी टिटिका का झील।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपीरियर झील। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर को अंध महासागर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागर का आकार एस आकार जैसा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है आलू ब्लैक हार्ट रोग, ऑप्शन बी मूंगफली टिक्का रोग, ऑप्शन सी मटर मार्च रोग या फिर ऑप्शन डी गेहूं लाल सरण रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं लाल सरण रोग। दोस्तों याद रखिएगा कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। मूंगफली में टिक्का रोग देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। मटर में मार्च रोग देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा कि लाल सरण रोग गेहूं में देखने को नहीं मिलता, बल्कि याद रखिएगा ये गन्ने में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी कोलंबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। तो याद रखिएगा कि जो ब्राजील देश है ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, याद रखिएगा क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ऑप्शन आपके सामने है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या फिर ऑप्शन डी संसद को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 22 सदस्य होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति है। और याद रखिएगा कि इसमें टोटल याद रखिएगा इसमें 30 सदस्य होते हैं, यानी कि सबसे बड़ी समिति है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गोदावरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी माही नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को संग्रह करके नहीं रखा जा सकता, यानी कि स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, तो याद रखिएगा विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद या फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। और याद रखिएगा कि इसी में 10 मंडल है और टोटल 1028 सूक्त है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी विलियम गॉड या फिर ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम गॉड। तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के
एस आकार जैसा है? ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर मैंने वीडियो के बीच में ही बताया है, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।